अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपके 3 से लेकर 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हैं, क्योंकि ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या अगर आप भविष्य में कभी IAS IPS बनोगे ना, तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। इस टॉपिक के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC UPSC मतलब जहाँ भी जाएंगे ना आप, अगर बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें से इसके 99% चांस होते हैं इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। तो क्या होती है जैव विविधता, इसमें क्या होता है, इसमें परिभाषा भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और क्वेश्चन बन सकता है कि जैव विविधता पर निबंध लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं क्या है ये। तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा यह है, किसी स्थान में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या और प्रत्येक प्रजाति में पाई जाने वाली आनुवंशिक भिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि कोई स्थान है, वहाँ पर जितने भी प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं, चाहे उसमें मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, है ना, उनकी टोटल संख्या और उसके साथ उनमें जो पाई जाने वाली आनुवंशिक भिन्नता यानी अंतर को ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो इससे संबंधित जो वैज्ञानिक है उनके बारे में जरा जान लेते हैं कौन थे वो। तो 1985 में WG रोशन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहले प्रयोग किया। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग WG रोशन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1985 में किया था। और ये जैव विविधता जो होती है ये कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, तो देखते हैं। जैव विविधता अधिक वर्षा और अधिक तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए जैव विविधता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। कहने का मतलब जैसे राजस्थान है, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बारिश कम होती है, तो हाँ जैव विविधता इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाएगी। जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश भी होती हो और जहाँ पर तापमान उच्च रहता हो, जैव विविधता वहीं पर सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बारिश और उसमें तापमान जो रहता है वो हमेशा उच्च रहता है। तो ये यहाँ पे मैंने एक वर्ल्ड का मैप ले रखा है। इस वर्ल्ड मैप में देखिए कि जितना भी ये जो कलर कर रखा है, इस एरिया को ही हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर ताप भी अधिक रहता है और यहाँ पर बारिश भी अधिक होती है। ये जितना भी आप देख रहे हैं, जिसके जितने भी देश इस पट्टी के अंदर आ रहे हैं, चाहे फिर उसमें ब्राज़ील हो या श्रीलंका हो या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या यहाँ पर ये हमारा मालदीव हो, जितने भी एरिया ये देख रहे हो, इसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर ताप भी ज़्यादा होता है, यानी गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी ज़्यादा होती है इस क्षेत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर मैंने एक पूरी पृथ्वी का दूसरा मैप ले रखा है। यहाँ पर 3 रेखा देखिए। ये जो भूमध्य रेखा ये बीच वाली है, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 23 डिग्री जो एंगल पर हम देखेंगे यहाँ तक, ये कर्क रेखा और ये नीचे मकर रेखा, दक्षिण की तरफ है ये मकर रेखा। इन दो रेखाओं के बीच की दूरी को ही हम, या इन दो रेखाओं के बीच के एरिया को ही हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये जो उत्तर में जो कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। यानी कि इस एरिया के अंदर जितने भी देश आएंगे, आप देख रहे हैं इसमें आधा भारत कवर हो रहा है, तो इस आधे भारत में जितनी भी एरिया आएगी इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। अब हम आगे जानते हैं कि इसके अंदर भी इसके केंद्र कहाँ है, जो बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाए। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं जैव विविधता का संरक्षण क्या होता है। संरक्षण मतलब किसी चीज को बचाना। तो ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्वास्थान संरक्षण। इस संरक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि जो जितने भी हमारे पादप या जीव जंतु होते हैं, ये जिस जगह रहते हैं उस एरिया में के अंदर ही हम इसको संरक्षण करते हैं। तो इसको बोल रहे हैं स्वास्थान, यानी जहाँ वो रहते हैं वहीं पे उनका संरक्षण करना। तो ये हो गया हमारा स्वास्थान संरक्षण। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, जैव मंडल संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण और ये वन्य जीव अभयारण्य। इन तीनों के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। पहला आएगा हमारा स्वास्थान संरक्षण के अंदर जैव मंडल संरक्षण, यानी कि 18 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जहाँ जीव जंतुओं को उन्हीं के जहाँ वो रहते थे वहाँ पे ही उनको संरक्षण दिया जा रहा है। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक वनस्पति और जानवरों का संरक्षण करना।
जिनका जीवन विलुप्त होने का खतरा है, यानी वो जीव जंतु जो विलुप्त होने वाले हैं उनका संरक्षण करना ही इसके अंतर्गत आएगा। तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य पशु पक्षियों को सुरक्षित करना है। जितने भी पशु पक्षी होते हैं उनको सबको जहाँ पर वो रहते हैं उनको उसी एरिया में ही उनको संरक्षित करना ही इसके अंतर्गत आता है। अगला हमारा वाह स्थान संरक्षण। एक था हमारा स्व स्थान संरक्षण, अब ये है वाह स्थान संरक्षण, यानी कि ऐसे जीव जंतुओं को जो जहाँ रहते हैं उनको वहां से हटाकर हम किसी ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पर इसको हम संरक्षित कर सके। जैसे चिड़ियाघर है, वहां पे हम कई सारे जीव जंतुओं को संरक्षित करके रखते हैं, तो ये सभी आता है वाह स्थान संरक्षण के अंतर्गत। तो इसके अंदर क्या है, इस संरक्षण के अंतर्गत पादप व जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास की बजाय अन्य जगह या कृत्रिम रूप का आवास बना के किया जाता है। यानी कि वही चीज आ गई जो चिड़ियाघर जैसे वगैरह होते हैं, जू पार्क होते हैं, उनके अंदर उन पशु पक्षियों को या जीव जंतुओं को वहां पे लाकर संरक्षित किया जाता है, तो वो होता है वाह स्थान संरक्षण। इसका उदाहरण है वनस्पति उद्यान, जंतुआलय और जीन बैंक। चलिए इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। तो वाह स्थान संरक्षण के अंतर्गत पहला है वनस्पति उद्यान। यह एक प्रकार का उद्यान यानी बाग होता है जहाँ केवल फूल व पौधे उगाए जाते हैं। आपने देखे होंगे कि फूलों के भी बाग होते हैं, तो ये वनस्पति उद्यान के अंतर्गत ही आ जाते हैं। दूसरा है जंतुआलय, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को रखा जाता है। जैसे चिड़ियाघर आपने देखा होगा, तो जहाँ से बाहर से लाकर उनको वहाँ पे सुरक्षित रखते हैं हम। और तीसरा है यह जीन बैंक। इसके अंतर्गत आनुवांशिक सामग्री संरक्षित करते हैं, जैसे बीज है, पौधे हैं, उनके जो डीएनए ऊतक वगैरह जो होते हैं वो जीन बैंक वाह स्थान संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं जैव विविधता के लिए संकट क्या है। तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से वो सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। पहला है हमारा आवास का नष्ट होना। आवास का नष्ट होना ऐसा है कि जंगल काटे जा रहे हैं, जीव जंतु, अब जब जंगल ही कट जाएंगे तो जीव जंतु कहाँ जाएंगे, तो जीव जंतुओं का आवास का नष्ट होना ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ताप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जीव जंतु क्या है, असुरक्षित हो जाते हैं। फिर तीसरा विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी कोई ऐसा जीव जो आ जाए जो जहाँ पर मूल जो जीव जंतु है जिस क्षेत्र के, और बाहर से कोई जीव आ जाए फिर उसकी संख्या बढ़ता रहे तो उन मूल जीव की क्या है, संख्या कम होने लगती है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। और चौथा है नवीनीकरण व औद्योगिकी, यानी कि जितने भी हाईवे बन रहे हैं, ये नवीनीकरण जो होता है, ये विकास जो होता है, कहीं ना कहीं पेड़ पौधे तो काटे ही जाते। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से जैव विविधता के लिए संकट है। इसलिए कहते हैं एक पौधा जरूर लगाओ, ताकि जितना नवीनीकरण में जो हमारे पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो हम जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही इस पृथ्वी के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं भी आग्रह करूंगा आप भी एक पेड़ जरूर लगाएं। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, भारत में जैव विविधता केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है। भारत में जैव विविधता जो केंद्र है वो है पहला पश्चिमी घाट, जो कि गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब मैं जैसे अगर बात करूं पश्चिमी घाट की, तो ये देखिए आप, यहाँ से ये गुजरात जो है और यहाँ कन्याकुमारी तक, इस एरिया को बोलते हैं हम पश्चिमी घाट। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में जैव विविधता केंद्र कहाँ कहाँ है या ऑप्शन दिए जाए, तो पश्चिमी घाट सबसे पहला है, क्योंकि ये है हमारा अरब सागर, और अरब सागर से जाने वाला मानसून यहाँ केरल और ये ऊटी वगैरह है ना, यहाँ पर इनकी पहाड़ियों से टकराता है और यहाँ बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है। ये जो पश्चिमी घाट का इलाका है, यहाँ बारिश भी होती है और जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा ये एरिया, इसको बोलते हैं हम पूर्वी हिमालय, जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठते हैं और यहाँ जाके यहाँ पहाड़ियों से टकराकर बारिश यहाँ ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ चेरा एरा पूंजी जो एरिया होती है वो शायद इधर ही आती है। तो ये पूर्वी हिमालय हो गया हमारा और ये हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, तो यहाँ जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है केंद्र शासित जो राज्य है उनमें जैव विविधता ज्यादा किस में पाई जाती है। तो वैसे देखा जाए तो दोनों ही, एक हमारा मालदीव है जो टापू है ना, उस वहाँ पे भी जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाएगी, और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि टापू इधर एरिया में पड़ता है, यहाँ पर भी जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कुल मिलाकर ये है कि जितना भी इस एरिया के अंदर आता है, ये जो पीली पट्टी में जितने भी देश या भारत के जितने भी स्टेट आते हैं, इन सभी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे और यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा हो। ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इस एरिया को जितना मैंने रेड कलर से कर रखा है, यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हॉट स्पॉट स्थल किसे। जैव विविधता वाला वह विशेष क्षेत्र जहाँ जैव विविधता
अधिक पाई जाती है उसे हॉट स्पॉट के स्थल कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी जो डे है वो कब मनाया जाता है, तो वो 22 मई है। 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। आपको सुना होगा आपने साइलेंट वैली जो केरल में है वो भी जैव विविधता का केंद्र है। अगर एग्जाम में कई बार पूछ देते हैं वो क्यों मशहूर है या क्या है वहाँ पे, तो वो जैव विविधता का केंद्र है। वहाँ पे जीव जंतु अधिक संख्या में और उनके आनुवांशिक लक्षण भी अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।